नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विपक्षी एकता की दूसरी महाबैठक होने वाली है। पहली बैठक की खूब चर्चाएं हुई जब बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के न्योते पर तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंची। तब लगभग 15 से 16 विपक्षी पार्टियां पहुंची थी, लेकिन इस बार बेंगलुरु में 17 जुलाई को जो महाबैठक हो रही है उसमें दावा यह है कि 25 पार्टियां पहुंच रही हैं, उनके मुखिया पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस बार सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच रही है, लेकिन पिछली महाबैठक से इस बैठक के बीच बहुत कुछ बदला है। एक तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष साफ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले बताए ऑर्डिनेंस पर उनका क्या स्टैंड है, वरना हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर दूसरी तरफ शरद पवार तो आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो उनका कुनबा था, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, तमाम नेताओं का, वो सब तो निकल लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो तीसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों के सामने बहुत सारी चुनौतियां राज्यों के चुनावों में भी है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी के, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, तालियों के साथ अभिनंदन। और नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। क्योंकि बिहार में भी कह रहे हैं कि काफी पानी जो है वो बह चुका है पुल के नीचे से पिछली महाबैठक के बाद। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। बेंगलुरु की सड़कों पर सोनिया गांधी की तस्वीर सज चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो चमक रही है। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच तैयार हो चुका है, जिस पर विराजमान होने के लिए विपक्षी नेताओं का इंतजार हो रहा है। 17 जुलाई और 18 जुलाई को 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन पार्ट 2 की बैठक का पर्दा उठने वाला है। बेंगलुरु की बैठक की बड़ी बात यह है कि अब की बार यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मंच पर दिखने वाली है। विपक्षी दलों को पटना में निमंत्रण नीतीश कुमार ने दिया था। इस बार न्योता भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि बेंगलुरु में मेहमानों की लिस्ट भी लंबी हो गई है और बड़े मुद्दे भी सामने आ गए हैं। विपक्ष की महाबैठक में 24 राजनीतिक दलों की नेता शामिल होंगे। बैठक में 4 कोर मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला ये कि 2024 की क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। दूसरा मुद्दा ये कि प्लान को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। और तीसरा मुद्दा होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। चौथा ये कि हर राज्य के लिए अलग टीम बनाने का फैसला हो सकता है। ऑपोजिशन बिगड़ता नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ऑपोजिशन अच्छा है। 17-18 में बेंगलुरु में मीटिंग है, पूरा प्लान कर देंगे। गुड लक टू देम। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए। लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। यूं तो विपक्षी एकता में भी कई विरोधाभास है, लेकिन बैठक के लिए अच्छी खबर यह है कि पशुपेश में पड़ी आम आदमी पार्टी बेंगलुरु का रुख कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात हमने 1 महीने पहले भी कही थी कि संसद सत्र के ठीक पहले जब हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें हम अपनी बात सार्वजनिक करेंगे, अपना स्टैंड सार्वजनिक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि संघीय ढांचे पर हमलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। बेंगलुरु से पहले पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। लेकिन अब की बार कुनबा बड़ा होगा, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, केरला कांग्रेस जोसेफ और केरला कांग्रेस मणि भी इस बार शामिल होंगे। विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि बेंगलुरु से 2024 के लिए सत्ता का विकल्प निकलने वाला है। और मैं समझता हूं बेंगलुरु की जो बैठक है 17 और 18 को, उसके नतीजे आप एक जबरदस्त विकल्प के रूप में देखेंगे। वो विकल्प जो आत्ममुग्ध राजनीति का विकल्प होगा, वो विकल्प
जो कॉरपोरेट हित के खिलाफ जनहित का विकल्प होगा। पटना में हुई महाबैठक के करीब 25 दिन बाद दूसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। जंग टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी है। बीएसपी, अकाली दल और बीआरएस का स्टैंड भी अब तक साफ नहीं है। बीजेडी, तेलुगु देशम, वाईएसआरसीपी ने खुद को विपक्ष गठबंधन से दूर रखा है। एनडीए का भी आकार बड़ा होता जा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। शायद बेंगलुरु में इन्हीं बाधाओं को पार करने पर रणनीति बनाने की जुगत होगी। दिल्ली में राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। तो पिछली महाबैठक के बाद खास बात यह भी है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ही आमने सामने हो गए हैं। ऐसे में फिर से दम भरना है विपक्षी एकजुटता का। बेंगलुरु में बैठक है और 17 जुलाई को तो बैठक के बाद डिनर भी होस्ट कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। न्योता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। पहला प्रश्न आपसे गौरव भाटिया जी, और वो प्रश्न ये कि इनका कुनबा बढ़ रहा है। पिछली बार 15 दल थे, इस बार दावा है 24, यानी 9 का एडिशन हुआ है और ये दम भर रहे हैं कि 24 में आपके रथ को, मोदी रथ को एकजुट होकर रोक ही देंगे। सर्वप्रथम तो इनका कुनबा बढ़ रहा है, वो अलग बात है, वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन चंद्रयान जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये गर्व की बात है, गर्व की बात है। अब अक्सर क्या होता है, विपक्षी दल हैं, भावुक हो जाते हैं। भाई सोनिया गांधी को राहुल गांधी को लॉन्च करना है, मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव को लॉन्च करना था, लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव को लॉन्च करना है, और भारत को नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं पूछूंगा, आपने बिहार की बात करी, आप बिहार से आती हैं अंजना जी, मुझे ये बताइए, बिहार की बैठक में ऐसे बता रहे थे कि अरे सारे दगे कारतूस साथ आए हैं, बम का गोला निकलेगा, और निकला कुछ नहीं, फुस हो गया। अजीत पवार जो है वो हमारे साथ आ गए महायुति में। बिहार की बैठक के बाद ही ये हुआ है अंजना जी। हमने देखा कैसे अराजकता बिहार में देखी गई। भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर मार दिया गया क्योंकि उसकी एक ही गलती थी, वो अपना जो हक अधिकार उसे संविधान के तहत मिला है उसका प्रयोग कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी बाहर नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए, छाती किसी ने नहीं पीटी कि लोकतंत्र मर गया, क्योंकि वो भाजपा का जो है नेता था। और पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, ये बिहार की बैठक के बाद हुआ है, 40 भारतीय मार दिए गए, सरकार ममता बनर्जी की। आप बताइए, मोदी जी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि कांग्रेस पार्टी यहां खड़ी है, इनका कार्यकर्ता मार दिए गए और उस ममता बनर्जी को बुला रहे हैं कि आओ बैठक में बैठो, हमें मोदी को हराना है। ये इनकी असली सोच है। मैं केवल एक बात कह के अंत करूंगा। आपने देखा कि अभी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा सेक्रेटरी जनरल थे, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग, इन्होंने क्या बोला, गर्व होगा सबको यहां जो बैठे हैं। इन्होंने कहा, मैं सल्यूट करता हूं भारतीय नागरिकों को, मैं सल्यूट करता हूं भारत के लोकतंत्र को जो कि सौहार्द सिखाता है। और एक हमारे यहां पूर्व सांसद है राहुल गांधी, जो विदेशी धरती पे जाके अंजना जी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारी सुनो ना सुनो, पूरा विश्व आज मान रहा है कि भारत का डंका बज रहा है। अभय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चंद्रयान 3 के लॉन्च पर उन्होंने बधाई दी और कह रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लॉन्च का इंतजार कर रही है, उसमें ताकत झोंक रही है। दूसरा, आपने सुना ही, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हाई कोर्ट चले गए हैं, वहां पर पंचायत चुनाव की हत्याओं पर, और उन्हीं ममता बनर्जी के साथ आप लोग हाथ उठाएंगे। मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं। जो हमने पौधा, जो अंकुरित बीज हमने किया था 16 फरवरी 1962 को, अंतरिक्ष के संस्थान को स्थापित करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्रम भाई साराजी, होमी भाभा ने, आज वो वटवृक्ष बनकर समूचे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसलिए मैं समूचे देश को उस बात की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का आज सम्मान है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी को पेरिस में सम्मान दिया गया, मगर देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में किसका सम्मान करते हैं ये आप लोगों को जानना चाहिए।
3 दिन पहले जिस अजीत पवार पर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इस पर आरोप है, प्रधानमंत्री जी कुछ तो प्रमाण लेकर आपने बोला होगा। 3 दिन बाद उस अजीत पवार को गले लगा लिया। जो तटकरे, अदिति तटकरे एकमात्र महिला मंत्री बनाई, उसके पिताजी का नाम उस 70,000 करोड़ के घोटाले में था। वो अजीत पवार जिसको जुलाई 2021 में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा 826 करोड़ के घोटाले में शामिल है, और ये कहा कि हम 65 करोड़ की संपत्ति जब्त करते हैं, उनको गले लगा लिया। वो हसन मुंशरिफ जिसको मंत्री बनाया महाराष्ट्र में, अभी तोड़ करके एनसीपी टूटी और शरद पवार जी की संस्था को तोड़कर बनाया। जानते 1 महीने पहले 3 बार ईडी ने छापा मारा। वो इंटरिम बेल के लिए गया तो हाईकोर्ट में क्या कहा इन्होंने कहा कि 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया। वो प्रफुल्ल पटेल जिसको लेकर ये प्रफुल्लित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर आरोप लगाते थे दस्तावेजी प्रमाण के साथ कि ये दाऊद इब्राहिम का साथी, इकबाल मिर्ची का पार्टनर है और 4 फ्लोर उसकी जब्त कर ली। ये ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्ट गठबंधन ऐसे ही नहीं बना। इसके पहले एक लंबी फहरिस्त थे, प्रदीप सरनाई, भावना गवली, यामिनी जाधव, जो उद्धव ठाकरे जी की तोड़ी वो भी ऐसी था। और ये सिलसिला यहां से प्रारंभ नहीं हुआ, ये सिलसिला प्रारंभ हुआ जुलाई 2015 से। हेमंतो बिस्वा शर्मा ये गुवाहाटी गए और एक बुकलेट निकाली कि लुई बर्जर के केस में अमेरिका का में भ्रष्टाचार करने वाला आदमी है ये। सर, आप डिबेट में आते क्यों है सर? जो रटी रटाई बात है रोज का, अगर मैं परसों का भी आपका निकाल लूं, यही बोल के गए थे आप। तो अब आप बताइए। अरे टॉपिक तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। राहुल गांधी के लॉन्च पे तो कहिए, विपक्षी एकजुटता पे तो कहिए, बेंगलुरु पे तो कहिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमंत्रण दिया है, तमाम पार्टियां कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगी मोदी को रोकने के लिए, उस पर तो बोलिए। अरे टॉपिक पर सुनते नहीं, वही 10 बातें आपकी, आप बोलिए तो लूप पे लगा दें आपका रोज का। बिल्कुल आपकी आजादी, वो आपका चैनल है, आप लगाइए। टॉपिक पे तो बोलिए सर। जो सवाल आपने किया है, हाँ। आपने कहा मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी की महंगाई के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जो मोदी जी ने 400 रुपए का सिलेंडर 1000 कर दिया, उसके खिलाफ हो रहे हैं। जो संसाधनों की लूट मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही है, उसके खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। जो 12 करोड़ युवाओं के रोजगार मोदी जी ने छीन लिए, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जब खेतों में पीड़ा पलती है, जब मणिपुर में मौत मचलती है, जब सत्ता सबको छलती है और नफरत रोज उगलती है, जब अंधियारा सा छाता है, तो उम्मीदों का सूरज बनकर आसमान पर आता है। वो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान चलाता है। उस राहुल गांधी जी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि जो अराजक वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में पैदा किया है, उसके खिलाफ दृढ़ता से सारे प्रतिपक्षी, और प्रतिपक्षी ये विपक्षी दल नहीं है, देश का असली पक्षी यही है, देश के संसाधनों को लूटने के साथ खड़े होने वालों। आपकी लगभग सारी बातें उन्होंने बोल दी हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि अब विपक्षी एकजुटता पर आप थोड़ा बोलिएगा, क्योंकि अब 24 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है सर, दिन गिने हुए हैं। अभी वैसे स्टेटस अपडेट कर लेते हैं सर, आप अजीत पवार कैंप में हैं कि शरद पवार कैंप में? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत पवार साहब हैं। अजीत पवार कैंप में आप आ गए हैं? कैंप नहीं, पार्टी वो है। पार्टी वो है, पार्टी अब वही है, पार्टी वही है, कैंप नहीं है ये, पार्टी वही है। क्योंकि हमारी पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने, ज्यादातर मुझे पता है यहाँ पर लिख के दिया था ब्रिजमोहन जी इन्होंने कि अजीत पवार कैंप, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कुछ दिन पहले तक आपसे बात है, आप शरद पवार को डिफेंड करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आपकी राजनीतिक आजादी है। अब ये तीनों आपके खिलाफ हो जाए तो मुझे मत दोष दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अजीत पवार के साथ इधर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि विपक्षी एकजुटता का क्या होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं निकलेगा? तो फिर तो एकजुटता कीजिए, हाथ पकड़िए, हाथ उठाइए, फोटो खिंचवाइए, वापस आ जाइए, राज्यों में अपने भिड़ जाइए, जैसा ममता दी और अधीर बाबू भिड़ गए हैं बंगाल में। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से पोजिशनिंग करे, और जो उनकी विचारधारा से, उनके प्रोग्राम से जो लोग सहमत हैं, वो एक तरफ हों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हम लोग एनडीए के साथ काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि देश के बेहतर विकास के लिए और देश को एक मजबूत सरकार देने के लिए एक मजबूत पार्टी और मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत है। और उसमें ऐसा लगता है कि आदरणीय मोहन जी, बड़ी खुशी हो रही है आपके नरेंद्र मोदी जी को देखकर मुझे। देखिए, बात यह है कि असली
मैं आपसे अंजना जी वही कहना चाहता हूँ। अंजना देखिए जी, बात एक- क्या एक है। बस एक नहीं, सेकंड। नहीं, नहीं, पर- नहीं, एक बस एक बरसिए क्षण मत। एक उनको क्षण। दर्द नहीं, है एक भाई, क्षण उनको से। दर्द है, अब बोलने मैं- बरसिए मत। नहीं, देखिए 3 दिन पहले अरे उनकी मर्जी कहाँ नहीं, जाना है? मेरे एकदम अग्रज हैं, वो 3 दिन पहले पूरा स्पष्टीकरण अरे दे रहे 3 थे कि दिन पहले असली तक तो आप भी पार्टी शिवसेना को कोसते थे, फिर सरकार बना लिए उनके साथ। असली पार्टी शरद पवार ही अपना है। अतीत वो इतना बोल रहे नहीं थे है। ये अलग। उद्धव ठाकरे को पानी पी के कोसते थे नहीं ना। नहीं अंजना जी, ये गठबंधन अब तो सुनिए ना, अब तो पानी पी के कोसते थे सर। अब तो राजनीति में कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र की जनता कंफ्यूज है। अब इनके- किसको वोट दिया, किसका किससे गठबंधन हुआ, किसकी सरकार बनी, कौन कौन सीएम बना, कितने डिप्टी सीएम, ये बच्चे नोट लिख रहे हैं रोज। इनकी मंशाओं पर पानी फेरने महाराष्ट्र के पर लिए- एक अलग, सबने अपने अपनी डायरी में नोटबुक इनकी बना लिया। मंशाओं पर पानी फेरने के मैं इसलिए बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। 3 दिन पहले पूरा एक लंबा भाषण देते थे कि असली पार्टी तो साहब शरद पवार ही है, गुट है अजीत पवार का। ये इसलिए मुझे लगा कि आप मेरे अग्रज हैं, आज ये सुनकर मुझे भी बड़ी ब्रिजमोहन जी हंसी आई वही जैसे बरस रहे हैं आप पे। देखिए अब मैं क्या करूं? अभय जी की बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब ऑफिशियली चूंकि अजीत दादा पवार के साथ है और मैं चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस एक पार्टी सवाल का का जवाब प्रवक्ता दे हूं। दीजिए, बड़े सब बच्चों के भी मन में होगा। शरद पवार ऑफिशियली आजकल किस साइड है? मैं इस मामले में स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के आज भी नेता हैं और आज भी हम लोगों के वो मार्गदर्शक हैं। ये बात अलग है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इस मौके पे ये चाहता था कि हम एनडीए के साथ काम करें। आदरणीय शरद पवार जी चूंकि उससे सहमत नहीं थे, बस इतना फर्क आया है। बाकी का हमारे नेता भी आदरणीय शरद पवार जी हैं और ये पार्टी भी उन्हीं की है, उन्होंने इसको तैयार किया है। खाली एक प्रोग्राम को लेके, एक मुद्दे को लेके हम लोग अलग हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे वो चूंकि अभिभावक है, हम उनको समझाएंगे। और कई परिवारों में भी ये स्थिति होती है कि पहले जो नौजवान बच्चे होते हैं वो अपने ढंग से कोई काम करना चाहते हैं, परिवार के लोग सहमत नहीं होते, फिर वो देखते हैं कि इसमें सफल होते जा रहे हैं तो वो साथ साथ आने लगते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि आदरणीय शरद पवार जी को भी हम लोग अपने साथ लेंगे और निश्चित रूप से वो देखेंगे कि जिस प्रोग्राम को लेकर हम सारे लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं उससे देश को उससे लाभ हो रहा है, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों का साथ देंगे। ठीक है राजीव जी हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी हमें यकीन है मामला ऐसा ही दिख रहा है। शरद पवार एक ताकत के साथ वो आते थे ना, अब आप देख रहे हैं कि बिछड़े सभी बारी बारी अब तो निकल लिए, अब तो ब्रिजमोहन जी भी देखिए, निकल लिए। भारतीय जनता पार्टी को एक बात का एहसास है, जो ग्रामीण परिवेश है महाराष्ट्र की राजनीति का, मराठवाड़ा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। और पूर्व से भी शरद पवार जी का और कांग्रेस का वहां व्यापक आधार रहा है। और चूंकि वहां महाविकास अघाड़ी के साथ शिवसेना के होने की वजह से शहरी निर्वाचन क्षेत्र हो या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी की वापसी बेहद मुश्किल है। और इसीलिए पहले केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर देवेंद्र फडणवीस को हाथ मिलाने की कोशिश की गई और अब उनका जिस तरह से हम कह सकते हैं अवसान दिख रहा है कि एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भविष्य में उनकी ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री हो सकती है। हाँ, ये तो आपने इनका ऐसे लिख दिया। अब अपना बताइए, विपक्षी एकजुटता कैसे होगा? क्या ताकत घटी नहीं है? क्या मणिपुर की हिंसा की बात होगी लेकिन पश्चिम बंगाल के पंचायत हिंसा पर आप लोग चुप रह जाएंगे? अंजना जी, सबसे 40 से पहले ज्यादा लोगों की मौत हुई है बंगाल में। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले विपक्षी एकता का जो महामिशन है, हाँ, जिसमें 24 दल शामिल होने वाले हैं, ये वो 9 दल हैं, एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करेंगे? मैं आपको केवल जो बताना चाहता हूं बेहद महत्वपूर्ण है, अगर इस पर गौर फरमाइएगा तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। 2019 नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वैसी नहीं थी। पुलवामा की सहानुभूति लहर का उनको फायदा था, वो सहानुभूति लहर जिसके वो हकदार नहीं थे। उनके सरकार की अकर्मण्यता और लापरवाही से 40 जाने गई हैं। और उसके बाद अब जो ये पिछले 5 वर्षों की जो तस्वीर है, 2019 में जब वो काफी अच्छी स्थिति में थे, जो कंबाइंड वोट शेयर है हमारे 15 दलों का पटना में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आपके प्रतिष्ठान की रिपोर्ट है, वो इनसे 16 लाख वोट्स हम लोगों को ज्यादा मिले हैं। इन्हें 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले, हम लोगों को
3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। और पॉलिटिक्स में आप मान रहे हैं कि, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए पूरा। अब है क्या थोड़ा कि ये जब हालात बहुत बुरे थे जी, तब तो मतों के बिखराव की वजह से इन्हें 300 से ज्यादा सीटें मिली और हम लोगों को 150 के आसपास सीटें मिली। तो ये सीधा है कि अगर हम मिलकर लड़ते हैं, अगर हर सीट पर 450 सीटों पर हम एक एक उम्मीदवार दे पाने में सक्षम हुए, और जो अलायंस जिस तरह से मानसिक रूप आप से ये खुद कह को रहे तैयार हैं कि कर रहा तमाम है, सीटों पर कितनी, सारी की सारी सीटों पर एक उम्मीदवार, 450 सीटें 400 450 और आगे सीटों की पर आप कह मीटिंग रहे हैं में कि विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार होगा एनडीए के उम्मीदवार के हम सामने। आश्वस्त हैं ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और ममता ऐसा बनर्जी तैयार हो जाएंगी, इस देश अखिलेश यादव तैयार हो जाएंगे। 450 सीटों में आप अभी हिंदुस्तान की लोकसभा में जितनी सीटें उनको माइनस कर लीजिए, उतनी सीटों पर अगर एक के मुकाबले एक नहीं भी होगा तो भी 450 सीटें और कई ऐसे 450 स्टेट सीटों पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से एकजुट उम्मीदवार होगा। आपके पास आते हुए नवल किशोर जी, एक तो उन्होंने बिहार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है उस पर आपसे प्रश्न किया कि आप लोग पूरे देश में समझा रहे हैं कि सद्भाव करना है, और एक ऑपोजिशन का दल अगर विरोध मार्च करे, जिसमें हमारा अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कभी किसी ने कुछ हुड़दंगाई नहीं की थी, लेकिन पुलिस ने लाठियां मारी और उसी में उनकी वहां जान गई है। दूसरा प्रश्न यह है कि विपक्षी एकजुटता क्या सीट शेयरिंग तक पहुंचेगा? 3 कोर इश्यूज बताए गए हैं इस बैठक की। सबसे पहले यही कि हमको इश्यूज डिसाइड करना है, दूसरा उम्मीदवारों को लेकर बातचीत करनी है, तीसरा जमीन पर कैसे इंप्लीमेंटेशन हो। क्या इसके लिए लोग राजी हो जाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, और इसका जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ है वो पिछले 1 दशक में हुआ है। भाजपा ने शुरुआती दौर से 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने पूरे देश को क्या बताया है, पूरे राजनीतिक दल को क्या बताया है कि जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो लोग नहीं कहेंगे वो उनके विरोधी हैं, उनके नेतृत्व के विरोध है, उनके राजनीति के विरोध है। इसके खिलाफ में जो ये मुहिम है एकजुटता की, आज की नहीं, आपने देखा होगा कि जो 15 दल के नेता और अध्यक्ष, जो चेहरे और अध्यक्ष दोनों मिलकर इस बात को दोहराए पिछली बार भी, और उसमें से कोई एक भी आदमी बाहर नहीं आया है। जिनकी आप बात कर रहे हैं बाहर निकलने की, एनसीपी का एक धड़ा जो है बाहर निकल के आया, जो आज के डेट में वो मानता है कि वही दल है, एनसीपी है, लेकिन चुने हुए नेता और समर्थक में अंतर है। ये भाजपा को समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी समझ ले उतनी जल्दी उसके लिए भलाई है। केजरीवाल जी, देखिए, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे, गुस्से में है कि इनकी पार्टी ऑर्डिनेंस पे साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल। उस दिन भी खड़गे जी को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बोला कि जो अध्यादेश पर बात होगी लोकसभा क्या जब सदन होगा तब बात होगा, वो उसके बिना तैयार ही नहीं है। वो राघव चड्ढा ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि मॉनसून सत्र से 15 दिन पहले कांग्रेस को ऑर्डिनेंस पर अपना स्टैंड क्लियर करना था, वो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। नहीं, देखिए, इन सारे बात जो मुद्दे की बात है, लोकसभा के अंदर के मुद्दे की बात है, वो समय पर आने पर स्पष्ट होंगे। आज तक ये बताइए कि पिछले 9 साल में प्रति वर्ष जो 11 अध्यादेश आए हैं, क्या हम लोगों में से किसी विपक्षी पार्टी ने उसके समर्थन में वोट दिया है? ये तो अगर समझना चाहें कि अध्यादेश जो कि संघवाद को समाप्त करने का हथियार है, उस पर कभी भी कोई भी सामने नहीं आ सकता, लेकिन जब अवसर आएगा तब वो शर्त नहीं हो सकता है। इस बैठक और इस शर्त रख रहे हैं नहीं, एकजुटता देखते हैं। पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह उनकी सरकार है, केजरीवाल और क्या कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा? मैं आ रही हूँ, 2-3 सवाल जल्दी से ले लेते हैं, उसके बाद मेरा सवाल ये है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी पार्टी को हरा भी देती है तो उस जीत का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो वो जो ट्रॉफी आएगी उसमें तो आप लोग खुद ही झगड़ा करने लगोगे। 40-50 दल भी रहे हैं, 40 दल 33, अभी 25 से कम प्रमुख पीएम का फेस क्लियर रहता था, शायद इसका यही अर्थ है। ये अर्थ है आपका? हाँ, कि ट्रॉफी में तो अगर जब ट्रॉफी बटेगी, ट्रॉफी आप कह रहे हैं कि कप का ढक्कन कहीं और चला जाएगा, नीचे का बेस कहीं और। एसेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो फिर हमारे भारत का संविधान गठबंधन की सरकार का प्रावधान रखता है, और फिर उसमें से चेहरा चुना, पर उसकी भावनाएं, अरे बरसिए ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, मोदी जी को ही मिलेगी। बिल्कुल, लोकतंत्र में प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार चली नहीं, पहले कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आपके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी, लेकिन अब हम कैसे आश्वासन आप हमें दे सकते हैं कि पूरी देश के अंदर आप अपनी गठबंधन की सरकार चला लेंगे? क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है बाद में नहीं पकड़ सकते, जिसकी स्थायी दुकान है उसके दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहां जाएगा? अरे नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं है इनके साथ, वोटर कहां जाएगा? सर, ये 2004 में भी ये सवाल पूछा था
कि प्रतिपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन के साथ नहीं थे। लेफ्ट ने जो हमारा साथ दिया था वो आंध्रा में दिया था, 3 जगह सरकार थी उनकी, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जहां वो हमारे साथ नहीं थे केरला में। जस्टिफाई कर सकते हैं, पर प्रश्न का भाव समझिए। प्रश्न का भाव है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ देश में तो किसकी गर्दन पकड़ेंगे? 335 सीटों का गठबंधन था जिसने 10 वर्षों तक इस हिंदुस्तान की प्रगति निर्धारित वो की। लड़का पूछ रहा था राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? ये प्रश्न उसने अच्छा किया। नहीं है कहने की, वो अंदर से जानते हैं। देखिए, चेहरा देश का चेहरा होंगे वो बेरोजगार युवा जिनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिए, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी और धन्ना सेठ को 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का अवसर दे रहे हैं, जो गृहिणियां जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया। सामूहिक निर्णय होगा, आप निश्चिंत रहिए, अच्छा नेतृत्व मिलेगा। आप अपोजिशन सब कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, ठीक है, अगर बीजेपी गलत है तो आप सबका घोटाला मिला के तो आप लोग बहुत गलत हैं। और आप ये बताइए 5 ट्रिलियन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है हाँ, नियर अबाउट 5 ट्रिलियन का घोटाला आपने किया। जो आम आदमी अपने घरों, आम आदमी जो अपने आप को कहता है वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? वाई वुड वी वोट देम जब आप सब लोग मिलके? किसकी टाइलों की बात कर रही हैं? आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपने घर में टाइलें करोड़ों की, उनसे बड़ा चढ़ते हैं अभय दुबे। नहीं, बाहर में तो कहते हैं विपक्षी एकजुटता, लेकिन केजरीवाल जी के नाम पे डिफेंड नहीं कर, डिफेंड करेंगे। जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? जिनको हिंदी लिखी हुई पढ़नी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। एक तो हर आयोजन में एक फूफा होता है जो नाराज होता है, जो समय रहते आयोजन के मान लिया जाता है। केजरीवाल जी उस श्रेणी में है, चिंता मत करिए। ये बताइए, उनको नाराज फूफा कह रहे हैं? ओपनली बोला जा रहा है। एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए, शादी में अरे कह तो रहे हैं बुलाया क्यों है शादी में? लालू जी पूरी बारात राहुल जी की निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है? कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बगैर चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे कई राज्य हैं। बिल्कुल हुए, और देश में भी ऐसे कई चुनाव हुए। किसी के बीजेपी से भी सवाल हो तो पूछेगा, आप लोग पूछे, जल्दी जल्दी पूछे, तेजी से। जो हमारे देश का विपक्ष है वो सारा एकजुट हो रहा है मोदी जी के खिलाफ। तो जैसे अभी हमने बिहार में देखा और वेस्ट बंगाल में जो हमने हिंसा देखी, तो ये विपक्ष जो एकजुट हो रहा है तो ये पूरे देश में लागू करेगा। तो हम योगी मॉडल चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि हिंसा हो पूरी देश? ठीक। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भावनाओं को समझिए सवाल से ज्यादा। सर दुबे सर, मुझे आपसे पूछना है कि आप मोदी क्यों होते हैं? हमारे पास विजन क्यों नहीं है? हम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों बात नहीं करते हैं? क्या मोदी टॉपिक है? इससे पहले मोदी नहीं थे तो क्या मोदी इंडिया से बड़े हैं क्या? तो हम लोग विजन के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप टॉपिक जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें क्यों नहीं टॉपिक? खाली अपोजिशन मोदी की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं कर रहे हैं वो सवाल मोदी जी के चेहरे का नहीं। बहुत सारे इश्यूज हो गए और चर्चा का जो बहस बना हुआ है, सबको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, लेकिन 2 महीने से जल रहा मणिपुर नहीं दिख रहा है, उत्तरकाशी नहीं दिख रहा है। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है? जिस अजीत दादा के बारे में आप कह रहे थे आज से कुछ साल पहले कि अजीत दादा चक्की पिसिंग वहाँ तो कमल खिलिंग हो गया है। जवाब दीजिए, इसमें मेरे को बोलना पड़ेगा। जवाब दीजिए, आप दोनों को जवाब देना होगा। मैं उत्तर, ठीक है, अभय भाई ने भी इस मुद्दे को उठाया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा इस मामले में बात स्पष्ट कर दी जाए। देखिए, बात बहुत साफ है। अच्छा, केस सब वापस हो रहे नहीं हो रहे? मुद्दा वो नहीं है। अजीत दादा पवार के ऊपर ये जो आरोप गढ़े गए थे, उनकी हकीकत क्या है? उनकी हकीकत ये कि उन पर कोई आरोप ही नहीं है। ये मैं आपको अतिरिक्त रूप से बोल रहा हूँ। 70,000 करोड़ की जो बात चलती है, पूरे महाराष्ट्र में इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो बजट है पिछले कई सालों का, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 70,000 करोड़ नहीं होते। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो उस समय कहा गया था, जब हकीकत उनके सामने आई तो उनको सब पता लगा, क्योंकि कई बार परसेप्शन बना दिया जाता है। ये परसेप्शन है। केस दर्ज कर दिया परसेप्शन पे प्रफुल्ल पटेल के जो ये तो संजय सिंह जी बोल ही रहे हैं, आप पार्टी वाले, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि परसेप्शन तो क्या उनका नाम है। वॉशिंग मशीन के बारे में जरा बताएं। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट पे भी आऊंगा, कहाँ पे डिटर्जेंट है, कहाँ वॉशिंग मशीन है, कौन गंदगी पैदा कर रहा। लेकिन एक मेरे भाई ने प्रश्न पूछा, उसने कहा कि मणिपुर पे बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूं हर चैनल पे चर्चा हुई, हम लोग रहे, लेकिन एक फर्क मैं जरूर बताना चाहूंगा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत जो हुई वो वहां पे उच्च न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद हुई। गृह मंत्री जी ने सभी समूह से बातचीत करी और किसी भी एक भाजपा नेता का वक्तव्य ये नहीं आया कि जो मारे गए हैं उसमें हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं। मैं ये आपको बताता हूं फर्क जो पश्चिम बंगाल में हुआ। अंजना जी, कैलकाटा हाईकोर्ट ने 4थी बार हस्तक्षेप किया है
क्योंकि ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और दुख की बात क्या है, ममता बनर्जी ने कहा गवर्नर मुख्यमंत्री बन गए। शांत करेंगे। अगर देखिए गवर्नर मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छी चर्चा है अंजना जी, बिल्कुल अच्छी पूरे चर्चा। देश की सबसे बड़ी अंकल आपके बीच में बोला नहीं, सम्मान देने की कोशिश करी, फिर भी आप नहीं चाहते सम्मान। अच्छा, मैं मौका दूंगी आपको। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि ये बंदूकें क्यों लहराई जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात हमें जाननी होगी, ममता बनर्जी के लीडर जो है पार्टी के, उन्होंने कहा कि टीएमसी के 23 कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के 8, और ओवैसी जी ने क्या कहा, मुसलमान 22 मारे गए, हिंदू 16। अरे मैं कहता हूं भारतीय मारा गया, हमारा भाई मारा गया। और कानून व्यवस्था जो है संविधान में, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओवैसी जी तो आपका काम कर रहे हैं, मत बोलिए आपके साथ आप बोल लीजिए, भड़ास होगी। चलिए, ये राजनीति के धृतराष्ट्र हैं, आंखें बंद कर दी। पश्चिम बंगाल का वायलेंस अच्छा है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए बोलो, बीच में मत बोलिए। राष्ट्र मंडल है आपका, शांत, एक व्यक्ति नहीं। मेरा प्रश्न दरअसल जो है ना, उसको मैं रिफ्रेम करना चाहती हूँ। वॉशिंग पाउडर लालू के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई, वॉशिंग पाउडर लालू एक सेकंड, या वॉशिंग पाउडर अशोक गहलोत, सुनिए तो वॉशिंग मशीन बीजेपी पे। मैं बताता हूँ, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। क्या विपक्षी एकजुटता की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको तोड़ने का आपके पास सबसे बड़ा जो रामबाण है, अब वो यही है कि एजेंसी से डराओ, अपनी तरफ करो, और उसके बाद से फिर बरी कर दो। देखिए, इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है गुट की संख्या बढ़ाने से, अक्सर सरकारें बन जाती हैं जनता को अपने साथ लाने से। और ये क्यों कह रहा हूं मैं बताऊं, शांत हो जाइए, सुना मैंने सबकी बात। आपने अभी एक बात पूछी और यहां पे बड़े गर्व से बोले, पिछली बिहार की बैठक में 15 पार्टी आई थी, इस बार 8 और जोड़ लिए। शांत, नहीं, विदूषक की तरह बात नहीं। चलिए शांत हो जाए। जब अंजना जी, मेरा जो भी तरीका है, मैं जनता के समक्ष अपनी बात रखूंगा। हम लोगों को बहस अभी लोकतंत्र है, मेरा गला दबा के काट नहीं देंगे आप। अंजना जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ कर रहे हैं। सुनिए, अभी 15 जब पार्टियां इकट्ठी हुई थी बिहार में, तो इनकी संख्या थी 126, और ये जो 8 पार्टियां आई हैं, मैं अध्ययन करके आया हूं, जिसका एमडीएमके 1 सीट, केडीएमके 0, वीसीके 0, आरएसपी 0, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 0, आईयूएमएल 1 सांसद नहीं, केरल कांग्रेस 0, और केरल कांग्रेस को भी 1। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं जनता को, 15 + 8 23 हो जाती हैं, लेकिन सीटें जो 8 पार्टी के पास है 3, यहां अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं। और इसलिए है क्योंकि हमारी विचारधारा मजबूत है, हमारा नेतृत्व विश्व में सबसे ऊपर है, और हमारे पास काडर ऐसा है जो अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन भारत माता का शीश झुकने नहीं देगा। इसलिए देखिए, हमें लगता है कि गौरव भाटिया जी को मालूम होना चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी, 1989 में जब जनता दल बना, आपकी सीटें कितनी लोकसभा में जनता पूछ रही है? क्या थी? अंडा और ज्ञान दे रहे हैं, एक सीट नहीं है भैया की। अरे भैया, भैंस हो तो उसका चारा खा जाते हैं भैया, बचा के रखना, आ जाएंगे, अगर घर के बाहर दिखे तो चारा खा जाएंगे। बेशर्मों का फौज है, रोका ना उनको। देखिए, ये बात कहना, इनको यही ट्रेनिंग ही दी गई है कि जब भी कोई जवाब नहीं हो तो आप भाईचारा बोलो, भाईचारा नहीं बोलो, चारा बोलो। भाईचारा के चोर, भाईचारा के चोर हैं जो यही काम करेंगे। सही बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा था, जवाब नहीं लिया। बिहार पटना में जो बात हुई, जो जिस व्यक्ति को लेकर, जिसके 100 पे इन्होंने राजनीति किया, वो वहां घटनास्थल पर थे ही नहीं। इनके एमपी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, सिग्रीवाल जी जो वहां पे बैरिकेड थी उसको तोड़ते हुए पकड़े। कहिए तो हम अभी आपको वीडियो दिखा रहे हैं। लाठियां चलेंगी? नहीं, लाठियां, देखिए आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। अब 700 किसान मरे थे जब इनके मंत्री के बेटे चढ़ाए थे। लाठीचार्ज में नहीं, यहाँ पे तो मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है, तो लाठीचार्ज जो प्रतिबंधित एरिया है, अगर उसमें इनका नेता ही उसका नेतृत्व कर रहा है, अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है, तो पुलिस के पास कार्रवाई के अलावा क्या विकल्प है? नंबर 1। नंबर 2, जिसका ये मौत का पूरा राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। वो छज्जू बाग से जिस अस्पताल में गया, वो इनके एमएलए का अस्पताल है, वो वहां से पीएमसी सुन लीजिए। अरे आपका कार्यकर्ता का क्या
कार्यकर्ता का क्या ध्यान रखा? सेशन के दौरान मौत नहीं हुई है। ये बात ध्यान रखिए। और पूरा का पूरा भाजपा उसको कल से लेकर आज तक ये बनाने में लगा हुआ, लेकिन सही बात मीडिया के दुनिया में भी है कि सही बात क्या है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा जिस बात की लेकर चर्चा कर रही है, डरी हुई है, वो है विपक्ष की एकजुटता, जिसको कह रहे हैं कि कोई सीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बिहार में भाजपा की स्थिति हुई है पिछले 3 दशक में, वो ये हुई है कि आज भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहले राजद में था, फिर जदयू में था, फिर हम में था। ऐसे चुराए हुए लोगों को ये अध्यक्ष बनाते हैं और कहते हैं भाजपा का क्या पृष्ठभूमि है वहां पे, क्या प्रश्न है बताइए उनको। आपने वैसे ओवैसी वाले एमएलए सबको जो गले नहीं, ओवैसी देखिए, ओवैसी तो ओवैसी के विषय में ये क्या जानते हैं, क्या उसमें डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है? डिटर्जेंट बिल्कुल वो अपने मन से आप कंपेयर सुन लीजिए, वो भी यही कहते हैं। अंतिम बात सुन लीजिए, महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे को गुजरात से लेकर आसाम तक गए, क्या नीतीश जी पटना शहर छोड़े सरकार बनाने के पहले जो वहां हुआ स्वतः उनको लगा कि जो दल भाजपा के साथ दशकों से रहे हैं, शिवसेना हो, अकाली दल हो, जदयू हो, जो इनके जिंदा करने में, जिनको कोई नहीं पूछता था 90s में, उनको जिंदा करने में इन दलों का हाथ है, वो लोग छोड़कर आए हैं, वैसे दल छोड़कर आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि दलों को एजेंसियों का डर दिखाकर 2-3 सवाल पूछे थे, उसके बाद कीजिए, जल्दी से पूछिए। मेरा सवाल सभी विपक्षी पार्टी से, जब आप कहते हो कि बीजेपी डिक्टेटरशिप करते हैं, सबसे पहली बार जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जब सूखा पड़ा था देश में, उन्होंने पैसे की कीमत घटाने पे मान गई थी, उनके खुद के पार्टी वाले उनके खिलाफ हो गए थे, तब डिक्टेटरशिप नहीं थी। अभी 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसको सभी ने देख लिया, लेकिन बंगाल इतने सालों से हिंदुओं के खिलाफ जल रहा है, उसको किसी ने नहीं देखा, तब डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो आप बता दीजिए कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, किसे नहीं? कौन देगा? दुबे जी जवाब देंगे। देखिए, हिंदुओं के खिलाफ किसने कहा? ये आपको भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया कि हिंदुओं के खिलाफ नहीं। वही तो, ये जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। आप जानती है जितने आतंकवादी हैं घोषित, जो सजाए आता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सैफुल्ला फारूक पंडितों की हत्यारा 10 साल जेल में रहा, अजहर मसूद का शिष्य नहीं। आप अपने हर डिबेट में एक ही बात बोलते हैं। देखिए अंजना, बंगाल पे जवाब तो दीजिए। बंगाल में भारतीय, अधीर जी बुरा मान सकते हैं? नहीं, मेरा कहना है ममता जी को डिफेंड कीजिएगा तो अधीर बाबू बुरा मान जाएंगे। प्रश्न डिफेंड करने का नहीं, एक भी मौत होती ना अंजना जी, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, यही कहना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संतोष पाटिल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख कर आत्महत्या कर ली कि ईश्वरप्पा ने 40% पैसे खाए। प्रधानमंत्री जी ने इनके कार्यकर्ता से बात नहीं की, अपने मंत्री से की कि कर्नाटका का चुनाव जिता देना। ये असलियत और सच्चाई है इन लोगों। 2024 को लेकर के विपक्ष के जितने भी लोग इकट्ठे और नेता इकट्ठे हो रहे हैं, इनका एक सॉलिड एजेंडा क्या होगा? हम 500 रुपए के प्रोफेसर हैं क्या? नहीं अच्छा, हमारा एजेंडा है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर। हमारा एजेंडा है 1500 रुपए बहनों के अकाउंट में हम डालेंगे। हमारा एजेंडा है ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारा एजेंडा है कि किसानों की आमदनी जो 27 रुपए प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, उसको हम उसके लागत का से अधिक उसका मूल्य दिलाएंगे। ये हम प्रतिपक्षी दल इस एजेंडे के साथ इकट्ठे हुए हैं। ज्यादा सवाल ऑपोजिशन से ही हो रहे, पूछिए जो भी प्रश्न। सर 900 करोड़ का पार्लियामेंट बना, जब सबने सवाल उठाए, लेकिन जब बिहार में पुल गिरा है तो उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? इनका सवाल भी विपक्ष से ही है। चलिए, मंत्री इन्हीं के पार्टी से था जब बन रहा था। तो आज आप 500 रुपए की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पे बात क्यों नहीं कर रहे? आप एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात नहीं कर रहे, स्टार्टअप से बात नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात। तो इधर क्यों देख रहे हैं? उधर देखिए, पूछना चाहिए सरकार की तरफ प्रदेश में सरकारें हैं, राजस्थान में बेरोजगारी दर 26% है, इसलिए देखिए रोज आप लोग गुस्सा करते हैं ना, जब भी आप विपक्ष से ही पूछा जा रहा है, तो ये बच्चा पूछ रहा है, इससे पूछते हैं। अरे थोड़ा लेट्स डिग अ लिटिल डीप। विपक्ष से क्यों पूछ रहे हो? विपक्ष से इसलिए पूछ रहे हैं कि वो ये तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा के आ रहे हैं, हरा ही देंगे हम, कि हम सारे एकजुट हो चुके हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई बात नहीं कर रहा, पढ़ाई पे कोई बात नहीं कर रहा, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? किसने कहा कि नहीं लोग बात कर रहे हैं? मैं सुन तो लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, आपने सुन लिया। एंटरप्रेन्योरशिप पे बात आप सुनिए, मेरी बात यही मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इनका एजेंडा क्या है? मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है, टमाटर 150 रुपए से पार हो गया। टमाटर ही नहीं, सब्जी के जितने भी भाव है, बैगन देखो वो 60 रुपए 70 रुपए मिल रहा है, भिंडी देखो वो 60 रुपए मिल रहा है, और जो लौकी जिसको कोई पूछता नहीं था वो 70 रुपए भाव खा रहा है। अब जब इनसे क्वेश्चन करो तो ये कहते हैं कि 14 में ये था, 4 में ये था, 9 में ये था। अरे जब वही हम देखते तो फिर उन्हीं को देखते ना। आप सारे जवाब अब आप दीजिए।
क्यों नहीं अब देंगे? की बार महंगाई पर मार और 5,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आ गया इनके खाते और में आमतौर पिछले पर 3 इस साल बच्चे में। को इतने अच्छे से 5,000 सारी करोड़ सब्जियों की कीमत नहीं पता होगी। पता है करके आज याद करके आया है गौरव भाटिया जी से। अच्छा, मुझे बहुत पूछना है। अच्छा लगा और बहुत सह सम्मान मैं अपने भाई से एक बात कहूंगा, ये नहीं कहूंगा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, आपका हक है, आपने हक का प्रयोग किया, इसीलिए भारत का लोकतंत्र मजबूत है। ये आंकड़े हैं, आपको बता दो, जब यूपीए की 10 साल की सरकार रही, महंगाई दर जो था वो 10 से 11% था। आप देख लीजिएगा। आंकड़े नहीं खाएंगे, टमाटर चाह रहे हैं भाई वो। अरे भाई वो चाह रहे हैं टमाटर आप सारा क्रेडिट ले जाओ। बस हमें 50 देखिए क्या ऐसे आपको लगता है आप सारा क्रेडिट ले जाओ महंगाई दर कंट्रोल करने का। बस मैं और क्या? टमाटर दिला दो, कितना 70 में चाहिए, खाली से भागा कैसे टमाटर? 50-70 के भाव में टमाटर दिला दो, बस ये कह रहा है बच्चा। अगर यही इतनी कह रहा है ना वो। ये अगर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार छोड़ दे 30 रुपए में आएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन सुनिए, आंकड़ा दे रहा हूँ, आंकड़ा दे रहा हूँ। कुछ बातें 10 साल से सरकार में आप भ्रष्टाचार अभी भी हम कर रहे हैं। टू गिव एन आंसर लाइक दिस, ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं है, चिल्लाते अरे रहो। नुक्कड़ से भी जिस समय आप इंटरप्ट करते हैं उस समय नुक्कड़ सभा होती है। नुक्कड़ ऐसे नहीं बोल पाता हूँ भाई मैं अपनी बात। धन्यवाद। सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट 11% था औसतन, 10% 4%। इसे टमाटर का रेट पता चल दूसरी जाएगा बात, क्या? टमाटर पे ये नहीं सुनेंगे, आप सुनिएगा जरूर। भाजपा की जो बात कितनी बार तो रही है। अब अंजना जी आप बताइए क्या मुझे मैं उसको अलग से चाय पीना अच्छा चिल्लाने लगे। मैं दूसरा राहुल गांधी बन जाऊं कि लॉन्च ही नहीं हो रहा है भैया, मेरे को अपने समय में बात करनी है, मैं करूंगा। बदतमीजी करूं, मैं चिल्लाने लगे, मैं जाके गले लग जाऊं, मैं आग मारूं, मैं राहुल गांधी बन जाऊं। कैसी बात है आप करते हैं? देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।